हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। देखो, प्रीवियस वीडियो में हम जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने देखा था रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी। पहली तो ये थी कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सवेल ने कहा था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होता है तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करता है और एनर्जी लूज करता है। तो एनर्जी लूज करता है तो एट लास्ट क्या होना था कि वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाता और हमारा एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकंड, इसने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अब तो हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नेक्स्ट वाली में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन उस टाइम पे रदरफोर्ड ने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी। थर्ड, उसने लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया था। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी गैस से पास करते हैं तो कुछ स्पेक्ट्रम दिखते हैं, कुछ लाइंस दिखती है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट कलर की लाइंस दिखती है, तो जिनको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नील बोर, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था नील बोर, उसने मॉडल दिया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसको समझने से पहले कि ये क्या था, क्या इसके पोस्टुलेट्स थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो समझने जरूरी है। क्योंकि बोर्स ने मॉडल दिया अपना, उससे पहले बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी और उन डिस्कवरीज का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को यूज किया था बोर ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए उन टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज थी जिनको यूज किया था बोर्स ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहले आती है वो है ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि इसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनका ड्यूल कैरेक्टर होता है, 2 नेचर होता है। एक पार्टिकल की वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, यानी इट इज दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरा होता है वेव नेचर की वो वेव की तरह प्रोपेगेट करती है। तो 2 ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। सेकंड टर्मिनोलॉजी थी क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटम। ये एक चीज डिस्कवर हुई थी कि जो एटम में ये था कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स है इनकी एनर्जी फिक्स होती है। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है फिक्स, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी होती है इनकी। और वो क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। लेकिन आज हम देखेंगे ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसमें से भी वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर, ये स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट है, हमें पढ़ना है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल दो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दो, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हम तो यही देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, ये प्रोड्यूस्ड होती है बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। ये मैक्सवेल बता चुके थे। देखो क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, चार्ज पार्टिकल है, तो क्या होता है ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। कोई भी चीज अगर एक ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देखो, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी के चेंज होने को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट होगा, जब भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है।
देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल है, मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ एसोसिएट होता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड इट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं वे ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसमिट वर्ड का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में। और इन्हीं वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्हीं वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो इनको कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसिस्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसिस्ट करती है। देखो अर्लियर टाइम में क्या था कि जो लाइट है उसको ये माना गया था कि उसका पार्टिकल नेचर होता है, लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बनती है। लेकिन 19th सेंचुरी में ये मैक्सवेल ने ये बात प्रूव कर दी कि जो लाइट है उसका वेव नेचर भी होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है। मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था कि जो लाइट वेव्स होती है, लाइट वेव्स, क्योंकि लाइट वेव्स मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, तो हम बात करें वेव नेचर की। तो जो लाइट वेव्स है दे आर एसोसिएटेड विद oscillating इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। इनमें इलेक्ट्रिक कैरेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी होता है। इलेक्ट्रिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। ओसिलेटिंग वर्ड का क्या मतलब है, ओसिलेटिंग वर्ड का मतलब है कोई भी चीज ओसिलेट करती है, उसका मतलब है इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, यानी पीरियोडिकली अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। चेंज इट्स पोजीशन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली वर्ड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, फिर उसी को रिपीट भी करते हैं। ठीक है, तो जो वेव्स है वो कैसे करती है, अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करती है। इस तरह से यहाँ पे आई, फिर इस यही जो पाथ है वो वापस से वेव्स इस तरह से ट्रेवल करती है, एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं अपनी पोजीशन। तो इस चीज को बोलते हैं ओसिलेटिंग। ठीक है, तो लाइट वेव्स में क्या है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टर होता है। अब हम देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इससे ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ भी बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल दो। इनकी क्या प्रॉपर्टी है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं, क्या है कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produced are perpendicular to each other। सबसे पहले क्या है कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर to direction of propagation of waves। देखो इस तरह से ये क्या है, हमारे पास तीन डायरेक्शंस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो क्या है कि देखो इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो वाई डायरेक्शन है रेड कलर से जो शो कर रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो
जेड डायरेक्शन है जिसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है इस तरह से। तो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, जो रेड पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और साथ ही ये प्रोपेगेट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन वर्ड का मतलब होता है कि मूव करना, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है यानी आगे बढ़ रही है एक्स डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और एक्स डायरेक्शन के भी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर है। देखो आपको एक दिख रहा होगा GIF, इसमें इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे प्रोपगेट करता है। इतना आ गया समझ में। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। देखो जो साउंड वेव्स होती है और वाटर वेव्स होती है, उनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है मूव करने के लिए। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर जैसे ही जो वाटर होता है, मान लो एक स्टैंडिंग वाटर है, लाइक पॉन्ड है, कोई भी तालाब है, तो उसमें हम एक स्टोन फेंकते हैं तो उसमें एक लहरें उठने लग जाती है, वो वेव्स की फॉर्म में कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं बहुत सारे। तो क्या है कि वो लाइट वेव्स है, साउंड मतलब जो साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, उनको प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है they don't require medium and can move in vacuum। वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। वैक्यूम वर्ड का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, मतलब कोई भी पार्टिकल, गैस का पार्टिकल कुछ भी प्रेजेंट ना हो, तो बिना मीडियम के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल कर सकती है। थर्ड है देयर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत तरह की होती है। देर आर मैनी, एक एक करके सबको पढ़ेंगे भी। देर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर, इन वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। एंड दीज आर collectively known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनको कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कई तरह की होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है, और इनको कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ऐसे मेनली क्या क्या है आपको दिख रहा होगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें, देखो रेडियो वेव्स के बाद आती है माइक्रोवेव्स, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, IR लिख देते हैं शॉर्ट में, फिर विजिबल, इंफ्रारेड के बाद विजिबल, विजिबल के बाद UV यानी अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा रेज। तो जैसे ही हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की, सबसे ज्यादा होती है गामा रेज की। एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की होती है, सबसे कम गामा रेज की होती है। सॉरी, एक एक करके इनके सबके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इनका रीजन है, किस रेंज में इनकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है और क्या क्या इनके यूज है। एक बार ये इनके यूजेज है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स है उनका जो रीजन है वो अबाउट 10⁻16 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब होता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻6 हर्ट्ज होती है, और इनका यूज होता है इन ब्रॉडकास्टिंग। मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग वर्ड मतलब क्या समझते हो आप, कि जैसे जो आपके सिग्नल आते हैं रेडियो पे, टीवी पे,
ये इनको हम कोई भी सीरियल है, कोई मूवी है, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, मतलब वो वहाँ पे ब्रॉडकास्ट की आपको सिग्नल के थ्रू आपके टीवी में दिखाई देने लगती है, तो इस वर्ड को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो उनमें रेडियो वेव्स यूज होती है, रेडियो में भी, टेलीविजन में भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स होगी। सेकेंड होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी रीजन है वो होता है अबाउट 10⁻10 हर्ट्ज। 10⁻10 हर्ट्ज यहीं पे लिख लेते हैं। देखो ये हो गया 10�6 हर्ट्ज, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम। फिर माइक्रोवेव की होती है 10⁻10 हर्ट्ज। तो माइक्रोवेव से तो आप सब जानते होंगे माइक्रोवेव क्या होता है। माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी माइक्रोवेव यूज होती है। तो इनका यूज किया जाता है कुकिंग में, और जो रडार सिस्टम होता है पूरा हमारा, उसमें और कुकिंग में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। सेकेंड होती है थर्ड होती है इंफ्रारेड। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अबाउट 10⁻13 हर्ट्ज इतना होता है इनकी फ्रीक्वेंसी रीजन, और इनका यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन। सन से हीट को ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है विजिबल। विजिबल ये ही एक ऐसा रीजन है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सब है, लेकिन इसके सिर्फ इतने पार्ट को, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 10⁻15 हर्ट्ज होती है। इस रेंज की जो लाइट है उसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, बाकी नॉन विजिबल होती है हमारे लिए। और जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ भी याद रखना। फ्रीक्वेंसी तो है 10⁻15 हर्ट्ज, और जो वेवलेंथ होती है इसकी वो होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, आप सब पढ़ चुके हो विबग्योर 10th क्लास में। तो विबग्योर क्या होता है, जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है ब्लू टू रेड, ये सब इस रेंज में वेवलेंथ होती है इनकी 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। उसके बाद है यूवी। तो अल्ट्रावायलेट है जो रेडिएशन, उनकी फ्रीक्वेंसी रीजन होती है 10⁻16 हर्ट्ज। बढ़ती जा रही, देखो इधर 10⁻16 हर्ट्ज। ये क्या है कि जो सन से रेडिएशन आती है उसका एक कंपोनेंट होती है अल्ट्रावायलेट रेज भी। तो आप ये भी पढ़ चुके हैं, जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को आप वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो अर्थ तक पहुंच गए तो उससे क्या स्किन कैंसर हो सकता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन में एब्जॉर्ब कर ली तो स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए जो ओजोन लेयर होती है वो इनको ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रावायलेट है क्या है, ये एक सन की रेडिएशन है, उसका एक कंपोनेंट होती है, और इनको फ्लूरोसेंट ट्यूब में भी यूज किया जाता है। अगर ये हमारे स्किन तक पहुंच गई तो क्या होता है, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। नेक्स्ट है एक्सरेज। एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻18 हर्ट्ज होती है। इनका यूज आप समझते हो, जब एक्सरेज का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के जो इनसाइड पार्ट्स है उनको देखने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं। अंदर मतलब कोई हड्डी है वो क्रैक हो गई, या फिर किसी भी चीज को कोई स्टोन है अंदर, जो कैंसर सेल्स है कुछ भी, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज का यूज किया जाता है। गामा रेज है, इनकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, ये 10⁻20 टू 10⁻24 हर्ट्ज के बीच होती है इनकी फ्रीक्वेंसी रीजन। और इनको यूज किया जाता है कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है उसमें गामा रेज को यूज किया जाता है। ये इसके कुछ यूजेज है, और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इतनी। अब कुछ टर्म्स है जो वेव से रिलेटेड है, जिनका एक डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेते हैं उनके बेसिस पे। तो सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक गिवन पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है। एक बार लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही है। देखो वेव्स है वो इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरह से ट्रेवल करती है, तो ये बहुत स्पीड से करती है। तो एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं कि इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास की, कितनी वेव्स एक सेकेंड में पास की, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी वेव्स इस तरह से है, मान लो इस तरह से, यानी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ भी अभी समझेंगे क्या है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। और एक वेव इस तरह की है बिल्कुल,
तो क्या है, वो एक पॉइंट से बहुत सारी वेव्स एक सेकंड में पास कर जाती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेकंड, वेवलेंथ लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ देखने से पहले एक बार ये देख लो, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है इसकी यूनिट, एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हर्ट्ज को ही पर सेकंड, हर्ट्ज हो चाहे पर सेकंड हो, एक ही बात होती है। तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज एंड पर सेकंड, ठीक है, 2 यूनिट्स होती है, दोनों का सेम मतलब है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकंड। वेवलेंथ क्या है, यह है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। देखो इस तरह से, ये एक वेव है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये एक क्रस्ट है, फिर ट्रफ आता है, फिर ये एक क्रस्ट है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इनके बीच की जो दूरी है, 2 कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इक्वली होता है। 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्योंकि डिस्टेंस है, इसकी जो यूनिट है वो होती है मीटर, एसआई यूनिट, तो मीटर होती है। लेकिन क्योंकि वेवलेंथ है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज है ना, तो इसको मेनली नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम इनमें डिनोट करते हैं। वैसे ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर। तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ। एक और बात, जो वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई गैस का पार्टिकल कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकती है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और वैक्यूम में दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके उस स्पीड से मूव करते हैं। वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, और कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो हम अब तक देखा, वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट, इनके बीच का एक रिलेशन होता है C = न्यू लैम्बडा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। देखो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, इनको ऐसे नहीं लिख सकते आप, न्यू इज इक्वल टू C लैम्बडा, गलत हो जाएगी। इस चीज से याद रख सकते हो, C इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी क्या है, पर सेकंड, और इसकी मीटर। तो इधर भी मीटर पर सेकंड, इधर भी मीटर पर सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यूनिट बराबर होनी चाहिए। C होता है न्यू लैम्बडा। यहाँ से हम न्यू ये लिख सकते हैं C बाय लैम्बडा, और C तो एक कांस्टेंट चीज है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, जो न्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यानी अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब आप ये खुद समझ सकते हो इस चीज से। देखो एक तो ये हमारी वेव है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, ये वेवलेंथ है। दूसरी हमने ये वेव मान ली, इसमें इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसका एक ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, तो इनके बीच की डिस्टेंस यानी सिर्फ इतनी, ये लैम्बडा है। तो इसमें क्या है कि वेवलेंथ कम हो गई, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें एक सेकंड में ज़्यादा वेव पास करेगी एक गिवन पॉइंट से, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर लैम्बडा कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और लैम्बडा ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब एक और टर्म है वेव से रिलेटेड, दैट इज वेव नंबर। ये भी एक नई चीज है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, ऊपर बार लगाते हैं न्यू बार, और इसको क्या होता है, ये इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है उसे बोलते हैं वेव नंबर। न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं न्यू बार = 1/λ। 1/λ वो होता है वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स है, दैट इज वेव नंबर। तो देखो अगर वेव लेंथ ज्यादा है
तो एक ये इतनी लेंथ मानी हमने यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कितनी वेव्स है बनी, 2 वेव्स। वेवलेंथ इसमें ज़्यादा है, एक इतनी डिस्टेंस मानी, लेकिन इसमें वेवलेंथ कम कर दी, तो इतनी यूनिट लेंथ में ज़्यादा वेव्स बन गई। तो देखो क्या है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ अगर ज़्यादा होती है तो वेव नंबर कम हो जाता है, और वेवलेंथ कम होती है तो वेव नंबर ज़्यादा हो जाता है। ये इसका इन्वर्स है। उसमें तो क्या था, फ्रीक्वेंसी तो ऐसे था, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आता था, जब इसको इक्वल टू लिखते थे तो स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा, और वेव नंबर है सीधा 1 बाय लैम्डा। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेव नंबर है 1 बाय लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है c बाय लैम्डा। तो ये हो गया। अब हम कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है एक, वो सोल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। देखो न्यूमेरिकल क्या है, कह रहे हैं येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, वेवलेंथ गिवन है 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेव नंबर। तो देखो क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 580 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या है, 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। वेवलेंथ गिवन है, निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाय लैम्डा। c बाय लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी c हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये 580 इंटू 10⁻9 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड में आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड ही होती है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये -9 है, तो देखो ये हो गया 3/580, एक साइड लिख देते हैं, और ये 10⁸8 तो ऊपर है ही, और ये 10⁻9 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा पर सेकेंड। तो 9 और 8 और 9 17, तो ये हो गया 10⁻17। तो देखो एक जीरो से इसकी एक जीरो अगर कैंसिल कर दे तो ये 3/58 इंटू 10⁻16 बन जाएगा। तो 3/58 को जब सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे, तो आंसर आएगा 0.052, ये आंसर आएगा इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। तो अब इसमें क्या है, हम ये चीज़ आप कर चुके हो पहले फर्स्ट चैप्टर में। अगर हम इसमें राइट साइड मूव करेंगे तो पावर है वो कम हो जाएगी, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 5.2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना 5.2। हम 2 टर्म इधर सरके हैं, 2 डिजिट इधर गए हैं, तो ये हो जाएगा 14, 2 पावर कम हो जाएगी पर सेकेंड, या फिर हर्ट्ज लिख दो या फिर पर सेकेंड लिख दो। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी 5.2 इंटू 10⁻14। आप इस बात से भी याद रख सकते हो कि देखो ये चीज़ छोटी है ना, इसको हमने बड़ा बनाया है, इधर डेसिमल लगा के इसको बड़ा बनाया, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल बनेंगे। अगर इसको बड़ा कर रहे हो तो इसको छोटा करना पड़ेगा, इस चीज़ से याद रख सकते हो। तो अगर हम राइट की ओर मूव कर रहे हैं तो पावर है वो कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी हो गया। अब निकालेंगे वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो सीधा लिखेंगे 1/580 इंटू 10⁻9 मीटर, ये ऊपर जाके पर मीटर हो जाएगा। वेव नंबर की यूनिट, हाँ ये भी आप रह गया था ये टॉपिक। वेव नंबर 1 बाय लैम्डा है, ये क्या होता है 1 बाय मीटर, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर इनवर्स। वेव नंबर की यूनिट होती है मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर गया 10⁻9 प्लस का हो गया मीटर इनवर्स बाय 580, ये एक जीरो से एक जीरो यहीं पे कैंसिल कर देते, 10⁻8/58 मीटर इनवर्स। तो 1/58 को सोल्व कर लो अलग से, तो ये आता है 1/58 सोल्व करेंगे 0.017 इंटू 10⁸8 पर मीटर। अब इधर हमें डेसिमल लगाना, 2 डिजिट राइट की तरफ गए, 1.7 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 10⁻6 पर मीटर। तो ये आ गया हमारा वेव नंबर। तो इस तरह से वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, बस ये 2 न्यूमेरिकल के बेसिस पे आते हैं। एक तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, ये याद रखना है, और एक न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। इन 2 न्यूमेरिकल के बेसिस पे याद जो पढ़ा है हमने पूरा टॉपिक, तो इसी बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज देखा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।